न सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, कि ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, मुझे इस बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान मेरा है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं वैष्णवी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का बिहार के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। भाई ये चंद लाइनों से आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम कौन सा बेहतरीन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और उस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे, अपने स्वतंत्रता संग्राम के बारे में देखेंगे कि भाई असहयोग, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा जैसे महान आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पर कैसे सोसाइटी के हर समुदाय की कैसी प्रतिभागिता रही है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। तो भाई हमारा बैकग्राउंड देखकर तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भाई चैप्टर पढ़ते ही एकदम मन एकदम बहुत प्रसन्न होने वाला है, मन एकदम बढ़िया लगने वाला है, कि क्योंकि झंडा देखते ही हमारे मन में एक अजीब सा उत्साह जग पड़ता है। तो भाई आओ चलो देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या समझना है। तो भाई बात करते हैं पहले इस प्यारे से मैप को। देख तो अपना भारत महान, यहाँ पर ये कैसा मैप है, ये मैप है हमारा पार्टीशन से पहले का। ठीक है, ध्यान से इसको समझना क्या मैं बताने जा रही हूँ। भाई पार्टीशन से पहले का हमारा मैप है कि जब हमारा पार्टीशन नहीं हुआ था तो कितना प्यारा सा हमारा देश लग रहा था, आज भी बहुत प्यारा सा लगता है। लेकिन जब पार्टीशन हो गया है और हमें फाइनली जब आज़ादी मिल गई थी, उसके बाद इसमें क्या है, हमें बंटवारा देखने को मिलता है, पार्टीशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आओ भाई टॉपिक पर आते हैं सीधा कि आज हमें पढ़ना क्या है इसके बारे में। तो भारत में राष्ट्रवाद, तो भाई आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ था। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें या थोड़ा सा अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें, अगर हम थोड़ा सा बात करें कि अभी जो हमने पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद, उससे भारत में राष्ट्रवाद को थोड़ा सा अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें तो हमें समझ में आएगा कि दोनों ही जगह नेशन स्टेट्स की बात करी गई थी, दोनों ही जगह राष्ट्रवाद के विचारों की बात करी गई थी। लेकिन अंतर क्या था, अंतर था कि वहाँ पर राष्ट्रवाद अलग अलग तरीकों से आया था। यूरोप में राष्ट्रवाद आया था पुनर्जागरण के कारण, रेनेसा की वजह से नए नए इन्वेंशंस हुए, नई नई थ्योरीज आई। भारत में राष्ट्रवाद आया उपनिवेशवाद के खिलाफ कि कोई और हम पर कैसे आकर शासन कर सकता है, और यहाँ से राष्ट्रवाद की यहाँ शुरुआत होती है। ठीक है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास कई अन्य उपनिवेशों की तरह उपनिवेश विरोधी आंदोलनों से जुड़ा हुआ था कि भाई बाहर के लोग आकर हम पर राज कर रहे थे, हमें अपनी कॉलोनी बनाकर रखे थे, गुलाम बनाकर रखे थे, उसी के खिलाफ इस राष्ट्रवाद का यहाँ पर प्रचार प्रसार बढ़ा और राष्ट्रवादी आंदोलन देखने को मिले। ठीक है, इन्हीं की हमें आज यहाँ पर बात करनी है। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कि भाई प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, आपको पता 1914 से लेकर 1918 के बीच में। अब ये जो हमारा टाइम पीरियड था, इसमें ऐसा था कि भाई भारत का कोई लेना देना नहीं था, हमें ऑलरेडी पता है कि भारत का कोई लेना देना हमें प्रथम विश्व युद्ध में देखने को नहीं मिलता, लेकिन ब्रिटेन का लेना देना बहुत ज़्यादा था। अब भाई ब्रिटेन वहाँ पर लड़ाई लड़ रहा था, जब ब्रिटेन वहाँ पर लड़ाई लड़ रहा था और ब्रिटेन की कॉलोनी बना था भारत, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भारत पर बहुत बुरा असर देखने को मिला था प्रथम विश्व युद्ध का। तो क्या क्या असर भाई, कि भाई प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पैदा कर दी थी। भाई युद्ध तो ब्रिटेन वाले वहाँ पर लड़ रहे थे, अपना लीडरशिप संभाल रहे थे, लेकिन खर्चा भारत से उठाया जा रहा था। ठीक है, भारत को युद्ध के दौरान विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा था, जैसे कि रक्षा खर्चे में वृद्धि। भाई खर्चा कहाँ कौन दे रहा है, खर्चा तो भारत से जा रहा था वहाँ के लिए। ठीक है, युद्ध के दौरान कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही थी, भाई खाने की कीमतें बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त क्या है, भारत से खाना भेजा जा रहा था उन लोगों के लिए, भाई वहाँ पे सैनिक जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए खाना भेजा जा रहा था, तो यहाँ पर खाने की कमी हो रही थी। और इसी के साथ में क्या हो रहा था, फसल बर्बाद हो गई। एक तरफ खाना दूसरी जगह भेजा जा रहा है, दूसरी तरफ फसल भी बर्बाद हो गई, तो जाहिर सी बात है भुखमरी वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी। ठीक है, खाने की कीमतों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी क्योंकि अब कम हो चुका है वो। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया जा रहा था आर्मी में कि भाई आओ और लड़ो। अब यहाँ पर तुम सोचो कि आर्मी में अभी जब लोग जाते हैं तो अपनी मर्जी से जाते हैं, अपने जज्बे के साथ जाते हैं कि हमें अपने देश की रक्षा करनी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, हमें किसी और देश के लिए, किसी और देश की रक्षा करने के लिए लड़ना, यहाँ पर ज़बरदस्ती क्या है सिपाहियों को भर्ती किया जा रहा था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा गलत असर, बहुत ज़्यादा बुरा असर आपको भारत पर देखने को मिला, और लोगों को समझ में आ रहा था कि कितना ज़्यादा जाति की जा रही है उनके ऊपर। ठीक है,
फिर क्या हो रहा भाई, 1918 से 19 और 1920-21 के दौरान भारत के कई हिस्सों में फसल खराब हो गई। बताया मैंने तुम्हें। युद्ध खत्म होने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हो रही थी, और इसके अलावा यहाँ पर इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा की महामारी भी फैल गई थी। अब तुम सोचो, इतना ज़्यादा यहाँ पर इतना बुरा परिणाम देखने को मिल रहा था। ठीक है भाई, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है, अब इतना कब तक बर्दाश्त करेंगे। और इसी के टाइम पर, ठीक है, इसी के टाइम पर एक आगमन होता है 1915 में, किसका? गांधी जी का। ठीक है, अब यहीं पर क्या है, जब गांधी जी का आगमन होता है, गांधी जी आते हैं वापस साउथ अफ्रीका से। ठीक है, कब आते हैं? 1915 में आते हैं। एग्जैक्ट डेट याद रखना, 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी 1915 में गांधी जी आते हैं साउथ अफ्रीका से, और यहाँ आकर एक बहुत बढ़िया सा एक नई फिलॉसफी यहाँ पर देते हैं, सत्याग्रह की फिलॉसफी। समझ में आ रहा है बेटा? सत्याग्रह की फिलॉसफी, कई बार आपने इसके बारे में सुना होगा, इस पर मूवीज भी बनी है। सत्याग्रह का मतलब क्या है? नाम से समझ में आना चाहिए, सत्य का आग्रह। ठीक है, क्या? सत्य का आग्रह। ये सत्याग्रह एक ऐसी फिलॉसफी है जो सत्य पर फोकस करती है। ये कहते हैं कि जो तुम पर अत्याचार कर रहा है उसकी अंतरात्मा को इतना झकझोर दो कि वो मान जाए कि वो गलत कर रहा था। इसी फिलॉसफी को हम सत्याग्रह बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है? सत्याग्रह भारत में औपनिवेशिक शासन से लड़ने का एक नया तरीका था जो गांधी जी के द्वारा दिया गया। यह अत्याचार और अन्याय के खिलाफ एक गैर आक्रामक और शांतिपूर्ण जन आंदोलन था। ठीक है, कि भाई शांति से क्या है, हम विरोध करेंगे, बिना हिंसा के विरोध करेंगे। ठीक है, सत्याग्रह का अर्थ है सत्य को स्वीकार करने के लिए आग्रह करना, कि सत्य को समझो। ठीक है, यह एक नैतिक चेतना है, ना कि निष्क्रिय प्रतिरोध। ठीक है, नैतिक चेतना लोगों में जगानी है कि भाई सत्य को समझो और मानो कि गलत कर रहे हो और रुको। ठीक है, अब महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौट आए हैं। पता है आपको, यही सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। और मेन आपको यहाँ पर जो आंदोलन देखने को मिले, सत्याग्रह देखने को मिले, वो था चंपारण जिले में नील की खेती के खिलाफ हुआ आंदोलन 1917 का, और गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ 1917 का आंदोलन, और कपास मिल श्रमिकों का अहमदाबाद में हुआ सत्याग्रह का आंदोलन 1918 में। तो ये गांधी जी के आगमन के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट सत्याग्रह के आंदोलन है, इन्हें जरूर याद रखना। ठीक है, कौन कौन से आंदोलन उनके आने के बाद हुए थे। फिर क्या भाई, सत्याग्रह का विचार मैंने जस्ट आपको बता दिया कि गांधी जी क्या कहते हैं। ठीक है, तो सत्याग्रह इज अ रिलेंटलेस सर्च फॉर ट्रूथ एंड डिटर्मिनेशन टू रीच ट्रूथ। वन होल्ड्स वन ट्रूथ एंड इट लेट्स गो ऑफ अनट्रूथ, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट टू प्रूव टू बी। गांधी जी कहते हैं कि अगर तुम सही हो, अगर तुम सत्य हो, अगर तुम्हारा उद्देश्य सही है, अगर तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, और अगर तुम्हें पता है कि तो जो तुम करने जा रहे हो, जो तुम्हारी मंजिल है, वो सत्य पर आधारित है, तुमने अपना उद्देश्य सत्य को समझा हुआ है, तुमने अन्याय के खिलाफ लड़ाई शुरू करी है, तो तुम्हें किसी भी हथियार की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तुम्हारा सत्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है जो तुम्हें जीत की ओर आगे लेके जाएगा। यही था सत्याग्रह का विचार। ठीक है, अब एक एक्ट आता है, रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट जब आता है तो लोग इससे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं परेशान, क्योंकि भाई इस एक्ट ने यहाँ की सरकार को सीधा सीधा अधिकार दे दिया कि भाई तुम 2 साल के लिए लोगों को जेल में रख सकते हो बिना किसी मुकदमे के। अब तुम सोच सकते हो कि ना कोई चार्जशीट फाइल की गई, ना कोई FIR किया गया, ना कोई मुकदमा लड़ा गया, ठीक है, ना कोई यहाँ पर बातें की गई, बस सीधा उठाया जेल में डाल दिया 2 साल के लिए। ठीक है, इसी एक्ट को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं रॉलेट एक्ट, और इसका आपको बहुत ज़्यादा विरोध भी देखने को मिला था। और इसी रॉलेट एक्ट के बाद हम देखते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, इसी रॉलेट एक्ट के बाद हम देखते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, वो आपको इसके बाद देखने को मिलेगा। तो रॉलेट एक्ट के बारे में ज़रूर याद रखना, 1919 में ये एक्ट आया हुआ था। अब भाई अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो आपको पता है तारीख थी 13 अप्रैल 1919। ये तारीख मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे के दिमाग में कभी ना आई होगी, ज़रूर आई होगी। तारीख थी 13 अप्रैल 1919, दिन था बैसाखी का।
देश भर के कई हिस्सों से लोग आए हुए थे जलियांवाला बाग अमृतसर में बैसाखी का मेला देखने के लिए। कुछ आए थे गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने के लिए और कुछ आए थे वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने के लिए भी। जब ये बात पता चलती है जनरल डायर को कि यहाँ पर विरोध किया जा रहा है, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण तरीके से ही हो रहा था, वो अपने सैनिकों के साथ आता है और सारे एग्जिट को बंद करवा देता है और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, फायरिंग। वहां जितने निर्दोष निहत्थे लोग होते हैं सब पर ओपन फायरिंग कर दी जाती है और हजारों की संख्या में लोग मार दिए जाते हैं। इसी नरसंहार को हम जलियांवाला बाग नरसंहार के तौर पर जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 को, ये मैंने आपको पूरी चीज़ें बता दी हैं जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में, ठीक है। खबर फैलते ही उत्तर भारत में हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर भी हमला होने लगा। कि जब जलियांवाला बाग की खबर लोगों तक पहुंची तो लोग बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गए, लोगों में इतना आक्रोश देखने को मिला, लेकिन सरकार ने भी इसका जवाब बड़े क्रूरता के साथ दिया, जो हमेशा से वो करती आई है, ठीक है। वही यहाँ पर भी किया गया। तो भाई जलियांवाला बाग आप देख सकते हो पूरा कि इमेज में भी कि क्या चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, ये उसकी ओरिजिनल फोटो है, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट भाई खिलाफत आंदोलन। जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो ये सब बहुत बड़े फैक्टर बनते हैं असहयोग खिलाफत आंदोलन के आने का, ठीक है। खिलाफत आंदोलन क्या था आपको पता है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि एक बाल्कन रीजन हुआ करता था, ठीक है। वहां पर किसका कंट्रोल था, ओटोमन साम्राज्य का कंट्रोल हुआ करता था। ओटोमन साम्राज्य एक तुर्किश जनजाति का बनाया हुआ साम्राज्य था, ठीक है, मुस्लिम साम्राज्य था, ठीक है, जिसमें क्या था, एक खलीफा हुआ करते थे, ठीक है, तुर्की में खलीफा हुआ करते थे, जिन्हें पूरे दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो उनके पॉलिटिकल लीडर थे, वो उनके पॉलिटिकल हेड थे, आध्यात्मिक हेड थे, उनके स्पिरिचुअल हेड थे, कि अगर उन्होंने कुछ कह दिया है तो वो पत्थर की लकीर है। लेकिन जब भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है तो वो कहीं ना कहीं उनकी शक्तियों पर पाबंदी लगाने लगती है, और जब लोगों को ये समझ में आता है कि भाई खलीफा की शक्तियों पर पाबंदी लगाई जा रही है, तब इसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा होता है। बॉम्बे में एक कमेटी बनाई जाती है, शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है, इनके द्वारा आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत कमेटी का भी गठन किया जाता है, ठीक है। गांधी जी ने कांग्रेस को खिलाफत आंदोलन का समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग अभियान शुरू करने के लिए भी अपनी मांग रखी और उन्हें राजी कर लिया, क्योंकि गांधी जी का यह मानना था कि अगर हम अपने असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ मिक्स कर लेंगे तो ये एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट देखने को मिलेगा। दिसंबर 1920 में क्या हुआ, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ, जिसमें असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई और यहीं से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। पूरा असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है, ठीक है। अब क्या है, इस आंदोलन के भीतर अलग अलग समुदाय के लोगों की अलग अलग तरीके से भागीदारी भी देखने को मिली थी। जैसे अगर हम बात करें शहरों में किस तरीके से लोगों ने इस आंदोलन को समझा था, तो ध्यान से सुनना कि आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। कि आपको पता है कि कहीं ना कहीं अगर आंदोलन होता है, कहीं ना कहीं बदलाव होता है, तो मध्य वर्ग उसमें आपको हमेशा आगे देखने को मिलता है। विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया, शिक्षकों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, वकीलों ने मुकदमा लड़ना छोड़ दिया और सभी लोग क्या है, इस आंदोलन में शामिल हो गए, क्योंकि इस आंदोलन में क्या किया जा रहा था, बायकॉट किया जा रहा था, ठीक है, कि जो भी विदेशी चीजें हैं उन्हें हम बायकॉट करते हैं, हम उनका इस्तेमाल अब नहीं करेंगे। परिषद चुनावों का भी यहाँ पर बहिष्कार कर दिया गया, विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया और शराब की दुकानों के सामने प्रदर्शन किया गया। तो भाई शहरों में आपको इस तरीके से इस आंदोलन का ये चेहरा देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें कि ग्रामीण इलाकों के में जैसा विद्रोह हुआ है, तो बात करते हैं अवध में हुआ है किसान आंदोलन, ठीक है। अवध में किसानों का आंदोलन हुआ है, लेकिन ये डायरेक्ट अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हुआ था, बल्कि ये जमींदारों के खिलाफ हुआ था, ठीक है, कि जो जमींदार क्या है किसानों से ज़्यादा रेंट वगैरह ले रहे थे, ये उनके खिलाफ हुआ था। और इस आंदोलन को लीड किया था बाबा रामचंद्र ने। बाद में अवध किसान सभा भी बनाई जाती है 1920 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ इनके अन्य लोग जो है उनके नेतृत्व में ये अवध किसान सभा भी बनाई गई थी। ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मन लगाकर थोड़ा समझो, ठीक है, आपस में बातें चीतें नहीं करनी है।
अच्छे से सुनना है। अब अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश में आदिवासियों का आंदोलन किस तरीके था, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि ये जो आंदोलन है थोड़ा सा हिंसा यहाँ पर देखने को मिलेगी कि भाई गुडेम की पहाड़ियों में, आंध्र प्रदेश के गुडेम की पहाड़ियों में अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। ठीक है, ये गांधी जी के बहुत ज़्यादा समर्थक थे, क्योंकि उनको अपनी प्रेरणा मानते थे, लेकिन उन्होंने भी क्या किया, उग्र गुरिल्ला आंदोलन की यहाँ पर शुरुआत करी। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें लगता था कि भाई ठीक है सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, लेकिन अगर हमें अपनी लड़ाई जीतनी है तो हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर भी बहुत ज़्यादा हमला किया। फिर उसके बाद क्या है, अलूरी सीताराम राजू को 1924 में पकड़ लिया गया और उसके बाद इन्हें फांसी दे दी गई थी। ठीक है, उसके बाद इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो इस तरीके से हमें यह आंदोलन देखने को मिलता है। और अगर हम बागानों में ही बात करें, भाई जो प्लांटेशन वर्कर्स है, तो चाय कॉफ़ी के बड़े बड़े बागान हुआ करते थे, वहाँ पर लोगों से काम कराया जाता था। और ऐसा काम कराया जाता था कि भाई 1859 में एक अंतर्देशीय आप्रवासन अधिनियम को पास किया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि कोई भी जो प्लांटेशन वर्कर है वो बिना परमिशन के इन बागानों से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब इन श्रमिकों ने ये सुना कि भाई गांधी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो इनको लगा कि भाई यही मौका है अपनी समस्या रखने का और अपना निवारण पाने का। तो इन्होंने क्या है, वहाँ पर इस आंदोलन को ज्वाइन किया। और इनके लिए स्वराज का मतलब, इनके लिए स्वतंत्रता का मतलब यही था कि वो अपनी मनमर्जी से बागानों में आ जा सकें। ठीक है, और प्रत्येक समूह ने क्या किया, स्वराज शब्द की व्याख्या अपने तरीके से की है, चाहे हम शहरों की बात कर लें, गाँव की बात कर लें, आदिवासियों की बात कर लें या श्रमिकों की बात कर लें, सबके लिए स्वराज का मतलब अलग अलग ही था। ठीक है, तो भाई यहाँ तक हमने देखा। अब अगर हम बात करें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर हम बढ़े कैसे, अभी तक पूरा हमने बात की। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और मैं तुम्हें यहाँ पर पॉइंट बता दूं कि जो हमारा असहयोग आंदोलन अभी तक चल रहा था, एक यहाँ पर इवेंट होता है फरवरी में। ठीक है, फरवरी 1922 में एक यहाँ पर इवेंट होता है, घटना होती है चौरी चौरा की घटना। ठीक है, चौरी चौरा की घटना। ठीक है, ये चौरी चौरा कहाँ है भाई, ये चौरी चौरा है आपका गोरखपुर में, याद रखना। ठीक है, गोरखपुर में जगह है ये, गोरखपुर में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भिड़ंत हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर हो जाती है भिड़ंत। किसके बीच भिड़ंत हो जाती है, एक तरफ थे आंदोलनकारी, ठीक है, जो आंदोलन कर रहे थे, आंदोलनकारी थे, और दूसरी तरफ थी पुलिस। ठीक है, तो पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच यहाँ पर भिड़ंत हो जाती है और बाद में क्या है, पुलिस स्टेशंस में आग लगा दी जाती है। ठीक है, पुलिस थानों में आग लगा दी जाती है। और जब पुलिस थानों में आग लगा दी जाती है और गांधी जी को ये पता चलता है कि इनका यह आंदोलन जो कि अहिंसा की डगर पर चला था वो हिंसा में करने लगा है, हिंसा की ओर बढ़ गया है, इसी वजह से असहयोग आंदोलन को यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है 1922 में। ठीक है, तो अब क्या है, 1922 तक की कहानी हमें पता है कि 1922 में चौरी चौरा घटना की वजह से असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। अब अगर हम बात करें सन 1923 की, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए एक नई पार्टी का गठन किया 1923 में। ठीक है, और उस पार्टी का नाम रखा गया था स्वराज पार्टी। आपको पता है कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो यहाँ पर बोला गया था कि हम किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसको बायकॉट करेंगे, लेकिन यहाँ पर CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कहा कि भाई इन काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, और इसीलिए इन्होंने 1923 में अपनी एक स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं ने ज़्यादा उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए भी यहाँ पर दबाव डाला कि अब हमें पूर्ण स्वतंत्रता की हमें डिमांड है, हमें वही चाहिए। ठीक है, और इसके लिए हमें उग्र आंदोलन करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के भी, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो हमें पता है कि 1920 के बाद क्या है, भारतीय राजनीति की दिशा निर्धारित करने वाले क्या क्या कारण हैं कि भाई बहुत ज़्यादा विश्वव्यापी आर्थिक मंदी देखने को मिल रही थी। एक तरफ आंदोलन बंद हो गया था, उसके बाद हमने देखा कि बहुत ज़्यादा क्या है, आर्थिक मंदी हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ठीक है, 1930 के बाद कृषि उत्पादों की मांग बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, निर्यात भी कम होने लगा है, जिससे
कृषि उत्पादकों की भी क्या है कम, बहुत ज़्यादा उनकी कीमतों पर भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इसका मतलब आर्थिक तौर पर क्या है, बहुत ज़्यादा मंदी देखने को मिल रही है। आप क्योंकि आपको पता है कि ये 1929 से 30 वाला जो टाइम है ना, इसको हम ग्रेट डिप्रेशन ईयर्स के तौर पर जानते हैं, जो कि पूरे विश्व भर में आपको यहाँ पर आर्थिक मंदी देखने को मिलती है। तो इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है साइमन कमीशन का। ठीक है, साइमन कमीशन का। भाई साइमन कमीशन क्या हो रहा है, ये ब्रिटेन की टोरी सरकार के द्वारा राष्ट्रवादियों की मांगों पर विचार करने और भारत के संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करने हेतु और सुझाव देने के लिए यह आयोग 1928 में भारत पहुंचा था। इसमें यह प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि ये आयोग आया था भारत की व्यवस्था की देखरेख करने के लिए, सुझाव देने के लिए, ठीक है, उसको सुपरवाइज करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो गई थी कि ये जो साइमन कमीशन आया था, इस कमीशन में एक भी भारतीय मेंबर नहीं था। ये सबसे बड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई थी। और जब ये भारत आया तो इसको बाकायदा साइमन वापस जाओ के नारों से स्वागत इसका किया गया कि भाई साइमन वापस जाओ। ठीक है, कांग्रेस ने इस आयोग का बहुत ज़्यादा विरोध किया और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग करी गई कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, अब हम उसके बगैर नहीं रह सकते। और इसी के बाद हम देखते हैं 1930 में दांडी यात्रा। ठीक है, और इसी दांडी यात्रा के साथ शुरुआत होती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ठीक है, जब भाई गांधी जी ने नमक को एक ऐसे माध्यम के तौर पर देखा जो पूरे राष्ट्र को एक कर सकता था, क्योंकि आपको पता है कि नमक एक ऐसी चीज है जो हर खाने में देखने को मिलेगी, हर जगह देखने को मिलेगी, अमीर भी खाता है, गरीब भी खाता है, और यही एक ऐसा माध्यम है जो सभी वर्गों को एक कर सकता है। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से चलना शुरू किया और 6 अप्रैल 1930 को वो गुजरात के एक गांव दांडी पहुंचे और वहां पर उन्होंने समुद्र के पानी को वाष्पीकृत करके नमक बनाया और इस नमक कानून को यहाँ पर तोड़ा गया। ठीक है, नमक कानून यहाँ पर ब्रेक करते हैं गांधी जी। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कर दिया। यह असहयोग आंदोलन से अलग था क्योंकि लोगों को यहाँ पर न केवल अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए रोका गया, बल्कि यहाँ पर कानूनों के उल्लंघन करने के लिए भी इसका आह्वान किया गया। मतलब असहयोग आंदोलन में पहले कहा गया था कि हम सिर्फ बायकॉट करेंगे, हम सिर्फ अंग्रेजों का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये भी बोला गया कि जो कानून गलत हैं हम उन्हें भी तोड़ेंगे, हम उनका भी उल्लंघन करेंगे। ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, करों का भुगतान करने से मना कर दिया गया कि अब हम कोई भी टैक्स तुम्हें नहीं देंगे, वन कानूनों को तोड़ना शुरू कर दिया गया। ठीक है, यही क्या है, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं थी। ठीक है, तो दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वही ब्रिटिश सरकार आंदोलन को कुचलने के लिए क्रूर दमन की नीति अपनाई, जैसा कि वो हमेशा अपनाती है। ठीक है, वही ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी और नेहरू सहित सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर देखने को मिलता है, गांधी इरविन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि प्रथम गोल में सम्मेलन होता है और कांग्रेस को बुलाया जाता है, लेकिन कांग्रेस उसमें नहीं जाती है। ठीक है, तब जाकर क्या है, एक गांधी इरविन समझौता यहाँ पर किया जाता है और यहाँ पर वो गांधी जी को मनाते हैं। इरविन कौन थे, वाइसरॉय थे ना भारत के, तो वो गांधी जी को मनाते हैं कि ऐसा है भाई, दोबारा से दूसरा गोल में सम्मेलन करने जा रहे हैं, इस बार जरूर आ जाना अगर बातचीत करनी है तो। ठीक है, अगर हम इस मेन पैक्ट की बात करें तो ये आपको 5 मार्च 1931 को देखने को मिलता है। एक बहुत बड़ा समझौता हुआ था। गांधी जी अपने कुछ 11 डिमांड्स को लेकर पहुंचे थे इरविन के पास कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, ये जितना भी अभी आंदोलन हो रहा है और इस आंदोलन में जितने लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी है, अपना स्कूल कॉलेज भी छोड़ दिया है, वो उन सबको दोबारा से मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डिमांड्स को लेकर पहुंचे थे। नमक कानून वाला भी था, उसको भी इन्होंने अपनी डिमांड में रखा हुआ था कि भाई नमक कानून तुमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इस नमक पर कर आप तुमको हटाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ डिमांड्स लेकर वो पहुंचे थे और इरविन ने कुछ डिमांड्स को माना भी। और उसके बाद द्वितीय जब गोल में सम्मेलन हुआ तो कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ गांधी जी रिप्रेजेंट कर रहे थे। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नाम पर गांधी जी जो है लंदन पहुंचे और वहां पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आयोजित करी गई, वहां पर भी बातें हुई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो दूसरा गोल में सम्मेलन था उससे उन्हें
उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। इसलिए निराश होकर वापस लौटना पड़ा क्योंकि यहाँ पर इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी और भी अन्य अन्य समुदायों के रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे और वहां पर ये लोग आपस में इस बात पे यहाँ पर बहस हो गई कि भाई सबको क्या चाहिए था, सबको अपना अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए था, चाहे सिख कम्युनिटी हो, चाहे एंग्लो इंडियंस हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो। मुस्लिम लीग भी यही डिमांड कर रही थी कि भाई हमें अपना सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। तो इरविन ने कहा गांधी जी से कि ऐसा है भाई, आप लोग आपस में इसको सॉर्ट आउट कर लो, नहीं कर पाओगे तो हम फिर दे देंगे सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। और वही बाद में हुआ भाई। आता है यहाँ पर आपको पता होगा कम्युनल अवार्ड आता है। इस वक्त जो कौन थे भाई राष्ट्रपिता इनके, सॉरी राष्ट्रपति कौन थे, मैकडोनाल्ड थे, ठीक है, मैकडोनाल्ड थे। और मैकडोनाल्ड लेकर आते हैं क्या, कम्युनल अवार्ड, ठीक है, कम्युनल अवार्ड। और इस कम्युनल अवार्ड के तहत क्या है, इन सभी को क्या दे दिया जाता है, अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया जाता है, ठीक है भाई। गांधी जी वहां से निराश होकर वापस लौटते हैं और दोबारा से क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन आपको पता है कि कोई भी चीज़ अगर दोबारा से शुरू होती है तो उसमें वो गति देखने को नहीं मिलती, वो जोश देखने को नहीं मिलता। और इसी वजह से 1934 आते आते सविनय अवज्ञा आंदोलन भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो भाई इस आंदोलनों को लोगों ने किस तरीके से समझा, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, लोगों ने इसे किस तरीके से समझा। तो अगर हम संपन्न किसानों की बातें करें, जो बड़े बड़े किसान हैं भाई, जो जमींदार टाइप लोग हैं, ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या हो रहा था कि राजस्व कर की बात हो रही थी। इनको इनकी ये डिमांड थी कि जो अंग्रेज हमसे कर ले रहे हैं वो कम कर दिया जाए तो हम इतने में खुश हैं। लेकिन जब प्रथम बार ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला और उसके बाद अब जब ये बंद हो गया और इनका ये जो कर वाला समस्या था ये सॉल्व नहीं हो पाया, तो जब दोबारा से आंदोलन चलाया गया तो क्या है, इन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। क्योंकि मैंने कहा था कि कोई चीज़ दोबारा शुरू होती है तो वो जोश उसमें वो देखने को नहीं मिलता। अगर हम गरीब किसानों की बात करें तो भाई इन्हें क्या है, ज़मीन का कर देना पड़ता था, इन्हें ज़मीन का किराया देना पड़ता था और इनकी डिमांड ये थी कि हमें जो ज़मीन का किराया देना पड़ रहा है वो माफ़ कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक विडंबना ये थी कि जो कांग्रेस थी वो संपन्न किसानों के चक्कर में, ज़मींदारों के चक्कर में जो गरीब किसान हैं उनका खुले तौर पर समर्थन नहीं करी, ठीक है। यहाँ पर कांग्रेस का समर्थन गरीब किसानों को नहीं मिल पाया, जिसके बाद हमें दोबारा से भी इनकी प्रतिभागिता इस आंदोलनों में देखने को नहीं मिली। अगर हम व्यवसायी वर्ग की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनके मुनाफे में बहुत ज़्यादा कमी आई, ठीक है। ये विदेशी वस्तुओं के आयात के खिलाफ सुरक्षा चाहते थे, क्योंकि इनकी डिमांड तो यही थी ना कि जो हमारी भाई डोमेस्टिक, जो हमारी घरेलू बाजार हमारा चल रहा है वही चलता रहे, जो बाहर से सामान आ रहा है उस पर भाई तुम रिस्ट्रिक्शन लगाओ, उस पर प्रतिबंध लगाओ, उस पर तुम ज़्यादा टैरिफ लगाओ, ठीक है। उग्रवादी गतिविधियों का प्रसार, लंबे समय तक व्यापारिक व्यवधानों की चिंता और युवा कांग्रेस के बीच समाजवाद के बढ़ते प्रभाव ने इन्हें आंदोलनों में शामिल नहीं होने के लिए मजबूर किया। मतलब बहुत सारे आपको फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास थी, जो व्यवसायी वर्ग था, वो भी दोबारा से इन आंदोलनों में शामिल होने से अपने आप को रोक दिया उन्होंने और वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। लेकिन महिलाओं की आपको उपस्थिति बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है भाई साहब, महिलाएं आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप डांडी मार्च की बात करो तो डांडी मार्च में भी आपको क्या है, महिलाओं की उपस्थिति बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी, ठीक है। महिलाएं भी जुलूस का हिस्सा बनी थी, नमक बनाई थी, शराब की दुकानों के सामने धरने पर शामिल हुई थी। लेकिन कांग्रेस में क्या है, महिलाओं को बहुत अच्छी पोस्ट नहीं मिली, क्योंकि आपको पता है कि अब आज का ही आप दौर देख लो, आज के टाइम पर ही आपको महिलाओं का इतना बढ़िया पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव देखने को नहीं मिलता, उनका रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलता है। आपको सिर्फ लोकल स्तर पर अभी 1/3 रिजर्वेशन देखने को मिल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि उस वक्त वो दौर कैसा रहा होगा। एक पितृसत्तात्मक सोसाइटी रही हमेशा से और उसकी वजह से भी आप देखते हो कि उन्हें एक बहुत अच्छी पोजीशन देखने को नहीं मिलती। लेकिन हाँ, बाद में आप ये भी देखते हो कि पहली वुमेन जो कि जिन्होंने कांग्रेस जो प्रेसिडेंट बनी थी एनी बेसेंट, उसके बाद पहली भारतीय महिला बनी थी डॉक्टर सरोजनी नायडू। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आपका एक उदाहरण है कि अच्छी पोजीशंस भी मिली थी बाद में, ठीक है। तो अभी कुछ सीमाएं भी थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। क्या सीमाएं थी कि भाई दलितों और अछूतों ने आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया और उन्होंने सीटों के आरक्षण और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग करी। मैंने बताया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान क्या है, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग उठाई गई थी और जब उन्हें नहीं माना गया था तो इनका भी आपको क्या है, इन आंदोलनों में हिस्सेदारी नहीं मिली। जो दलितों के नेता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1930 में एक संस्था बनाई थी जिसका नाम था दलित वर्ग एसोसिएशन,
रिवेंडिकेशन और इनकी डिमांड थी कि जो दलित क्लास है उन्हें क्या है एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए, ठीक है। और जब उन्होंने क्या है सेकंड जो द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें इन्होंने जब अपनी मांग को रखा तो इनका गांधी जी के साथ क्या है काफ़ी ज़्यादा विवाद भी देखने को मिला था। और उसके बाद आपको पता है कि जब मैकडोनाल्ड ने ये अलाउ कर दिया था कि ठीक है भैया हम अलग निर्वाचन क्षेत्र सबको दे रहे हैं, और गांधी जी को ये पता चला कि भाई दलितों को भी एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र मिलने वाला है, तो अब गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया, वो भूख हड़ताल पर चले गए, ठीक है, कि भाई ये अगर अलग निर्वाचन क्षेत्र दलितों को दिया गया तो हमारा भारत बंटने की कगार पर आ जाएगा, हमें उन्हें अपने साथ रखना है, हमें उन्हें अलग नहीं रखना, उन्हें हमें अलग नहीं दिखाना है, ये मानते थे गांधी जी। और जब उन्हें पता चला कि उन्हें अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जा रहा है तो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो इधर साइड भाई बी आर अम्बेडकर साहब को बहुत लोगों ने समझाया, उनको बताया कि भाई अब मत डिमांड करो इस तरीके की कुछ भी, और सीधा भाई समझौता कर लो आके। तो बहुत समझाने के बाद बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है 1932 में, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। प्रांतीय और केंद्रीय परिषदों में अब यहाँ पर इस पूना पैक्ट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि भाई अलग से निर्वाचन क्षेत्र नहीं देंगे, जैसा इलेक्शन होता आया है वैसा इलेक्शन होगा, लेकिन क्या है यहाँ पर आरक्षण जरूर दे देंगे। यहीं से शुरुआत हो रही है, समझ रहे हो, सीटों का आरक्षण क्या है अब यहीं से देना शुरू हो जाएगा। और मुस्लिम लीग के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी भी यही डिमांड थी कि उन्हें भी क्या चाहिए था, उन्हें भी आरक्षित सीटें चाहिए थी, उन्हें भी अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए था। और मुस्लिम लीग की डिमांड तो इतनी ज़्यादा बढ़ती चली गई कि जिसकी वजह से हमें पार्टीशन तक देखने को मिला, पूरा हमारा भारत क्या है दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था इन्हीं डिमांड्स की वजह से, इन्हीं अलग होने की डिमांड्स की वजह से। एक लास्ट टॉपिक है हमारा कि भाई सामूहिक अपनेपन का भाव। सब कुछ हो गया, उसके बाद आपको पता है कि अपनेपन को भी जगाने की बात की जाती है, एकजुटता को जगाने की बात की जाती है, ठीक है। ये क्या है संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई है, क्योंकि जब एक साथ सब लोग संघर्ष कर रहे हैं तो लोगों के मन में एकजुटता आ रही है कि हम सब एक ही देश के निवासी हैं, हम सब भारतीय हैं और हम सब भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ से एकजुटता की भावना आती है। इतिहास और साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। और आपको पता है इसी में भारत माँ का भी चित्रण देखने को मिलता है, जिन्हें हम अपने भारत देश को एक भारत माँ के तौर पर जो समझते हैं, यहीं से राष्ट्रवाद की भावना आती है, ठीक है। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था, जिसमें आपको तिरंगा लाल, हरा और सफ़ेद कलर देखने को मिल रहा था, जिसके मध्य में चरखा था, ठीक है। और आज के जो हम बात करते हैं जो हमारा झंडा है, जिन्हें पिंगली वेंकैया ने क्या किया है, साकार किया है, इनका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। बाद में कलर चेंज हो जाता है, लाल की जगह केसरिया कलर यूज़ किया जाता है, ठीक है। वैसे भी आपको इनका मतलब तो पता होगा भाई, केसरिया रंग साहस का प्रतीक है, सफ़ेद रंग हमारे ईमानदारी का, हमारी शांति का प्रतीक है, और हरा रंग हमारी समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है। तो इनको आप ज़रूर याद रखिएगा, और पिंगली वेंकैया के द्वारा जो है इसको तैयार किया गया था। भाई ये रहा हमारा, वैसे देख लो कलर के बारे में बता ही रहे थे। और ये जो बैकग्राउंड देख रहे हो, ये जो हाथ में आता है, ये जो अपने सामने देखते हैं, एक अलग सा उत्साह जगाता है। इससे आप अपने पढ़ाई को लेकर ज़रूर सीख सकते हो। कैसे सीख सकते हो कि आप में इस केसरिया रंग का साहस होना चाहिए, अपने सपनों को जीने के लिए आगे बढ़ने का साहस होना चाहिए। इस सफ़ेद रंग को देखो तो समझ में आता है कि हमें अपने प्रति कम से कम ईमानदारी रखनी होगी, अपने पढ़ाई के प्रति, अपने सपनों के प्रति हमें ईमानदार रहना होगा, सच्चाई रखनी होगी। इस हरे रंग ये हमें बता रहा है कि अगर हमने अपनी सच्ची निष्ठा के साथ पढ़ाई लिखाई करी, ठीक है, अपने साहस के साथ अपने सपनों को जीने की कोशिश करी, तो हमें समृद्धि ज़रूर मिलेगी, सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो आपको इनसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, इन्हें समझो, इन्हें सीखो और अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो। तो भाई यहाँ तक था हमारा बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद। आई होप आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट, सारे आंदोलन समझ में आ गए होंगे। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आया, जस्ट ड्रॉप इट इनटू द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए मिलते हैं अब सीधा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट बहुत प्यारे से चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बढ़िया बढ़िया नंबर लाते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।